नमस्ते दोस्तों, जयपुर के वीडियो के पार्ट 2 में स्वागत है आप सभी का। तो आज की इस वीडियो में हम देखेंगे आमेर फोर्ट, अल्बर्ट हॉल म्यूज़ियम, नाहरगढ़ फोर्ट, बिरला मंदिर और यहाँ पर मकर संक्रांति के दिन शाम को होने वाली आतिशबाजी। अगर आपने वीडियो का पार्ट 1 नहीं देखा है तो मैं नीचे इन्फो बॉक्स में लिंक डाल दूँगा, जहाँ पर जाकर आप वीडियो का पार्ट 1 देख सकते हैं। जल महल को देखने के बाद अब मैं आ गया था आमेर फोर्ट को देखने के लिए। राजस्थान राजाओं और महाराजाओं का प्रदेश रहा है। राजाओं के किस्से कहानियों से किताबें पटी हुई हैं। उनके बहादुरी के किस्से और ठाट बाट की बातें आज भी होती हैं। लेकिन इसके साथ ही राजस्थान अपने ऐतिहासिक किलों और धरोहरों के लिए भी मशहूर है। यही वजह है कि राजस्थान में हर साल लाखों विदेशी सैलानी घूमने के लिए आते हैं। राजस्थान की राजधानी जयपुर में आमेर का किला दुनिया भर में मशहूर है। इसे 16वीं सदी में बनाया गया था। ये किला राजस्थानी स्थापत्य कला और संस्कृति का नमूना है। ऊंची पहाड़ी पर बना आमेर का किला दूर से ही बेहद विशाल और खूबसूरत दिखाई देता है। अगर आप इतिहास प्रेमी हैं तो आपको इस किले से जुड़े कई बातों के बारे में जानना चाहिए। आमेर किले के निर्माण की शुरुआत 16वीं शताब्दी के अंत में राजा मान सिंह ने की थी। हालांकि जो निर्माण अभी है उसे पूरा सवाई जय सिंह द्वितीय और राजा जय सिंह प्रथम द्वारा पूरा किया गया था। राजा मान सिंह से लेकर सवाई जय सिंह द्वितीय और राजा जय सिंह प्रथम तक के शासनकाल में इसे पूरा होने में 100 साल का समय लग गया था। आमेर फोर्ट जयपुर का प्रधान पर्यटक आकर्षण है। आमेर के बसने से पहले इस जगह मीणा जनजाति के लोग रहते थे, जिन्हें कछवाहा राजपूतों ने अपने अधीन कर लिया। ये दुर्ग और महल अपने कलात्मक विशुद्ध हिंदू वास्तुशैली के घटक के लिए भी जाना जाता है। दुर्ग की विशाल प्राचीन दीवारें और द्वारों की श्रृंखलाओं एवं पत्थर के बने रास्तों से भरा ये दुर्ग पहाड़ी के ठीक नीचे बने मावठा सरोवर को देखते हुआ प्रतीत होता है। ये है आमेर दुर्ग का सामने का दृश्य, जिसमें लंबी सर्पिलाकार सीढ़ियाँ भी आपको दिखाई देंगी, जिस पर चढ़ते हुए आपको ऊपर फोर्ट की तरफ जाना होगा। और ये जो पहाड़ियाँ आपको सामने दिखाई दे रही हैं, ये है अरावली रेंज की पहाड़ियाँ। आपको ऊपर फोर्ट तक पहुँचने के लिए 185 सीढ़ियों को चढ़कर ऊपर जाना होता है। यहाँ पर रास्ते में आपको कई सारी दुकानें भी देखने को मिलेंगी, जिसमें लोग सैंडल्स, साज सजावट की चीज़ों के सामान बेचते हुए नज़र आ जाएंगे। यहाँ पर लेफ़्ट हैंड साइड में आपको 3 सीढ़ी नुमा बिल्डिंगें भी दिखाई दे रही होंगी, जो वास्तव में पानी के टैंक हैं। धीरे धीरे मैं ऊपर आमेर फोर्ट की तरफ बढ़ता जा रहा था। आमेर का किला अपनी वास्तुकला के लिए जाना जाता है। राजस्थान के जयपुर में स्थित आमेर का किला भव्य होने के साथ साथ खूबसूरत भी है। इस किले को बनाने में लाल संगमरमर के पत्थरों का इस्तेमाल किया गया है। फोर्ट में अंदर घुसते ही आपको एक खुला सा मैदान सा दिखाई देगा। अभी मैं सूरज पोल से अंदर की ओर आया हूँ। यहाँ पर पोल का मतलब गेट होता है। यहाँ पर आपको 100 रुपये का एंट्री टिकट लेना पड़ता है। सामने ही यहाँ पर टिकट काउंटर बना हुआ है। इस महल में 4 आंगन बने हुए हैं। अभी हम इसके पहले आंगन में खड़े हुए हैं, जो कि उस ज़माने में सैनिकों का परेड ग्राउंड हुआ करता था। पुराने समय में राजा महाराजा सूरज पोल से हाथियों के ऊपर बैठकर प्रवेश करते थे और आज भी 8 बजे से 11 बजे तक हाथी इसी दरवाजे की मदद से अंदर आते हैं। ये जो सामने आपको गेट नज़र आ रहा है, इसे कहते हैं सिंह पोल। इस गेट पर आपको बहुत ही सुंदर कलाकारी दिखाई देगी, जिसको फ्रेस्को पेंटिंग कहा जाता है। और उस ज़माने में पेंटिंग बनाने के लिए सब्जियों का इस्तेमाल किया जाता था। और ये जो दरवाज़े आप लोग देख रहे हैं, ये उसी ज़माने के हैं। इसे जलाने के लिए सागौन की लकड़ी का इस्तेमाल किया गया था। और अब हम प्रवेश कर चुके हैं इस किले के दूसरे आंगन में।
और आप ये जो इमारत सामने देख रहे हैं इसको दीवाने आम कहा जाता है, यानी पब्लिक ऑडियंस हॉल। इसका निर्माण मिर्ज़ा राजा मान सिंह ने 16वीं शताब्दी के अंत में करवाया था। इस दीवाने आम में जनता दरबार लगता था, जहां राजा सामने बैठते थे, उनके अगल बगल मंत्री और बाहर जनता। इसी जगह पर बैठकर राजा आम जनता की परेशानियों को सुनते थे और न्याय करते थे। यहाँ पर आपको कुल 48 स्तंभ दिखेंगे, जिसमें से 16 स्तंभ वाइट मार्बल के हैं और बाकी के 32 स्तंभ लाल बलुआ पत्थर के हैं। आप सामने ये जो गेट देख रहे हैं इसे कहा जाता है गणेश पोल। ये गेट राजाओं के उनके निजी आवास में प्रवेश करने के लिए बनाया जाता था। हिंदू धर्म के अनुसार जब भी कभी नया महल या मकान बनाया जाता था तो उसके आगे गणेश भगवान की प्रतिमा स्थापित की जाती थी। आप द्वार में बीच में बनी हुई गणेश जी की कलाकृति को देख सकते हैं। इस गेट के ऊपर जो जालियां बनी हैं वो है सुहाग मंदिर, जहां से रानियां बैठकर पब्लिक मीटिंग्स को सुना करती थीं, क्योंकि उस समय पर्दा प्रथा थी। इसलिए ये जालियां इस तरह से बनाई गई जिनसे रानियां यहाँ होने वाली मीटिंग्स को तो देख सकती थीं, लेकिन नीचे वाले किसी भी शख्स को रानी का चेहरा नज़र नहीं आता था। अब हम किले के तीसरे आंगन में प्रवेश कर रहे हैं। किले के इस हिस्से को कहा जाता है दीवाने खास। यहाँ राजा अपने मेहमानों से मिला करते थे। इस दीवाने खास में 4 इमारतें आती हैं। इनमें से प्रमुख है शीश महल, और शीश महल के ठीक सामने है सुख महल। ये है आमेर किले की सबसे खूबसूरत जगह, यानी शीश महल। इसको जय मंदिर के नाम से भी जाना जाता है, और ये पूरा महल शीशों का प्रयोग करके बनाया गया है, इसलिए इसे शीश महल कहा जाता है। उस ज़माने में पूरी दुनिया को ग्लास बेचने वाला देश बेल्जियम हुआ करता था। तो राजा जय सिंह ने 1634 में बेल्जियम से ग्लास मंगवाए और फिर उन्होंने यहीं के लोकल कारीगरों की मदद से शीश महल का निर्माण करवाया। यहाँ छत में आप जो डिज़ाइन देख रहे हैं उसमें जो गोल्डन लाइन दिखाई दे रही है वो सारा गोल्ड है। यहाँ पत्थर की कटिंग करके छोटे छोटे शीशों को फिट किया गया है। ये जो आप शीश महल में बीच वाला हिस्सा देख रहे हैं ये कॉमन हॉल हुआ करता था। आपको एक रोचक बात और बताता चलूँ, ये शीश महल भारत ही नहीं दुनिया का एकमात्र सबसे बड़ा शीश महल है। यहाँ जितने भी ग्लास आपको नज़र आएंगे ये सब कॉनकेव ग्लास हैं जिसमें सिल्वर पॉलिश की गई है। यहाँ पर जब मशालें जलती थी तो उनकी रोशनी से जो रिफ्लेक्शन होता था वो तो देखने लायक ही बनता था। यहाँ फर्श पर जितना भी मार्बल लगा हुआ है इसको जोड़ने के लिए कोई भी चूना या मिट्टी का प्रयोग नहीं किया गया है। तो आपको बताता चलूँ, यहाँ लगे मार्बल को लोहे की कीलों से जोड़ा गया है। यहाँ शीश महल और सुख मंदिर के बीच में आपको ये गार्डन दिखाई देगा जो कि मुग़ल शैली के अनुसार बना हुआ है। इसमें आपको ज्योमेट्रिकल शेप भी दिखेंगे और यहाँ बीच में फाउंटेन भी बनाया गया है। ये है शीश महल के बीच वाला हिस्सा कॉमन हॉल, और ये पीछे बना हुआ डाइनिंग हॉल जहाँ पर राजा अपने खास मेहमानों के साथ बैठकर बातें किया करते थे। इस शीश महल को देखने के लिए देश विदेश से काफ़ी पर्यटक आते हैं। और अब हम इस किले के चौथे आंगन में आ गए हैं। यहाँ राजा मान सिंह 1589 से लेकर 1614 तक राजा रहे थे, और इस जगह पर आपको मान सिंह पैलेस और राजा की रानियों के लिए बनाए गए कक्ष भी देखने को मिल जाएंगे। ये जो आप बीच में इमारत देख रहे हैं इसे कहा जाता था बरादरी। यहाँ पर राजा अपनी रानियों की समस्या सुनकर उनका समाधान किया करते थे। राजा मान सिंह की 12 रानियाँ थीं और उन 12 रानियों के लिए उन्होंने 12 अपार्टमेंट बनवाए थे। यहाँ पहली मंजिल में मान सिंह पैलेस है जहाँ राजा रहा करते थे। यहाँ एक ख़ास बात और बता दूँ, एक रानी को दूसरी रानी के महल में मिलने जाने की अनुमति नहीं हुआ करती थी। यहाँ एक कमरे में नंदी जी के बैल रूपी शरीर को भी दिखाया गया था, जिसमें भगवान शिव की प्रतिमा भी अंकित थी। किले के चौथे आंगन को जनाना महल भी कहा जाता था। यहाँ पर राजा के अलावा किसी और पुरुष का प्रवेश भी वर्जित था। यहाँ पर राजा के बेडरूम के चारों ओर गैलरीज बनाई गई हैं, जिससे राजा किसी भी रानी से मिलने चले जाते थे, और राजा फ़िलहाल में किस रानी के पास हैं ये किसी भी रानी को नहीं पता होता था। यहाँ जो आप कढ़ाई देख रहे हैं ये कोई पुरानी कढ़ाई नहीं है। ये कढ़ाई
जोधा अकबर मूवी के लिए बनवाई गई थी, जिसमें जोधा भाई अकबर के लिए खाना बनाती थी। उसी सीन के लिए यहाँ पर ये कढ़ाई बनवाई गई थी। यहाँ जो आप राइट हैंड साइड पे फर्स्ट फ्लोर पर कमरे देख रहे हैं, ये स्टोर रूम हुआ करते थे, जहाँ बाहर से कोई भी सामान आता था तो इन कमरों में रख कर स्टोर किया जाता था। तो ये था आमेर फोर्ट, जिसे देखने के बाद अब मैं निकल रहा था बाहर की तरफ। यहाँ पर आप सामने जयगढ़ का किला भी देख सकते हैं। यहाँ आमेर फोर्ट के अंदर एक 1.5 किलोमीटर लंबी सुरंग भी बनी हुई है, जो कि आमेर किले को जयगढ़ किले से जोड़ती है, जो कि सुरक्षा की दृष्टि से बनाई गई थी। अगर भविष्य में कभी कोई अटैक हो तो रॉयल फैमिली को यहाँ से सुरक्षित निकाला जा सके। यहाँ पर आप मेन रोड से मावटा सरोवर के ठीक सामने बना हुआ आमेर फोर्ट देख सकते हैं, जो कि देखने में बहुत ही खूबसूरत दिखाई देता है। और अब दोपहर का वक्त हो चला था और मुझे लगी थी बहुत ज़ोरों की भूख। यहीं सामने बने ढाबे में जाकर मैंने खाना खाया और फिर निकल पड़ा नाहरगढ़ फोर्ट की तरफ। यहाँ आमेर फोर्ट की तरफ जाते हुए बीच रास्ते में आपको लेफ़्ट हैंड साइड पर नाहरगढ़ फोर्ट की तरफ जाते हुए रास्ता दिख जाएगा, जहाँ पर टेम्पो खड़े होते हैं। लेकिन यहाँ टेम्पो वालों का दिमाग कुछ ज़्यादा ही ख़राब होता है। अगर आप सिंगल सवारी हैं तो आपसे जाने का वो 600 रुपये मांगेंगे और आने जाने का 1100 रुपये मांगते हैं। जिसके बाद मैं फिर नाहरगढ़ फोर्ट देखने गया ही नहीं, क्योंकि मेरे लिए 1100 रुपये देना एक फोर्ट के लिए मुझे ठीक नहीं लगा। इसलिए मैं वापस आ गया हवा महल के पास और मैं यहाँ से निकल पड़ा अल्बर्ट हॉल म्यूज़ियम को देखने के लिए। मैं अल्बर्ट हॉल म्यूज़ियम की तरफ पैदल ही निकल पड़ा था। यहाँ पर रास्ते में आपको एक द्वार दिखाई देगा, जहाँ से होते हुए आपको अल्बर्ट हॉल म्यूज़ियम के लिए जाना होता है। हवा महल से 15 मिनट की दूरी पर मौजूद इस म्यूज़ियम को सरकारी केंद्रीय संग्रहालय भी कहा जाता है। अल्बर्ट हॉल की स्थापना साल 1876 में 6 फरवरी को अल्बर्ट एडवर्ड की जयपुर यात्रा के दौरान रखी गई थी। उनके नाम पर ही इमारत का नाम रखा गया है, लेकिन इस हॉल का उपयोग कैसे किया जाए ये दुविधा उस टाइम काफ़ी बनी हुई थी। महाराजा सवाई राम सिंह शुरू में चाहते थे कि संग्रहालय भवन एक टाउन हॉल हो, लेकिन कुछ ने इसे सांस्कृतिक या शैक्षिक उपयोग में लाने का सुझाव दिया। यहाँ म्यूज़ियम में जाने के लिए आपको 40 रुपये का एंट्री टिकट लेना पड़ता है। महाराजा सवाई माधो सिंह द्वितीय ने जयपुर के स्थानीय शिल्पकारों की कलाकृति को प्रदर्शित करने वाला एक संग्रहालय बनाने का फैसला किया। संग्रहालय को आखिर में 1887 में जनता के लिए खोल दिया गया। म्यूज़ियम की भव्य वास्तुकला आपको हैरान कर देगी। यहाँ की डिज़ाइनिंग इंडो सरसैनिक शैली में निर्मित है। संग्रहालय को महाराजा राम सिंह के शासन में सैमुअल सिंटन जैकब द्वारा डिज़ाइन किया गया था। अब म्यूज़ियम में जयपुर कला के कुछ बेहतरीन काम, पेंटिंग, कलाकृतियाँ, आभूषण, कालीन, धातु, पत्थर और हाथी दांत की मूर्तियाँ मौजूद हैं। यहाँ पर हॉल में घुसते ही सबसे पहले आपको कालीन गैलरी नज़र आएगी। यहाँ पर कालीन गैलरी देखने के बाद आप दूसरे हॉल में जाएंगे। वहीं दूसरे हॉल में आपको धातु और मिट्टी की कलाकृतियाँ, राजस्थानी कलाकृतियाँ देखने को मिलेंगी। यहाँ बीच में एक कलरफुल और नक्काशी किया हुआ पॉट भी रखा हुआ है। यहाँ पर धातुओं की बनी हुई बहुत बड़ी शील्ड भी लगी हुई थी। यहाँ पर राजा के द्वारा पहने जाने वाला कवच भी रखा हुआ है, जिसे आप देख सकते हैं। यहाँ पर चाकू, तलवार और कुल्हाड़ी भी आप देख सकते हैं। यहाँ पर आप पुराने ज़माने की रखी हुई बंदूकें भी देख सकते हैं। और ये है राजा का कवच, जो राजा युद्ध करते समय पहनते हुए जाते थे। और आगे सेक्शन में ये है तलवारों का कलेक्शन, जो कि उसी ज़माने की हैं। अब इस पोर्शन में राजस्थान की कलाकृतियाँ रखी हुई हैं। संग्रहालय में आभूषण, मिट्टी के बर्तन, लघु चित्रों सहित पारंपरिक राजस्थानी चट्टानों का एक व्यापक संग्रह है, जो राज्य की समृद्ध सांस्कृतिक विरासत की जानकारी प्रदान करता है। आप पत्थर की बनी हुई इन मूर्तियों को देख सकते हैं।
इस संग्रहालय में कुल 16 गैलरी हैं, जिनमें दुनिया भर से अलग अलग कीमती कलाकृतियाँ रखी गई हैं। अल्बर्ट हॉल म्यूजियम में इतिहास का सबसे उल्लेखनीय टुकड़ा 2300 साल पुराना मिस्र की मम्मी है, जिसे पहली बार 1883 में भारत लाया गया था, जिसे आप सामने अभी देख सकते हैं। संग्रहालय की केंद्रीय गैलरी राज्य के नृत्य और संगीत रूपों को समर्पित है। शास्त्रीय वाद्ययंत्रों के साथ साथ लोक वाद्ययंत्रों को भी प्रदर्शित किया गया है, जिन्हें उनके कार्यात्मक पदों पर रखा गया है ताकि यह समझा जा सके कि इन्हें बजाया कैसे जाता है। राजस्थान के विविध लोक नृत्यों जैसे घूमर, कालबेलिया और अन्य का चित्र दर्शाता है कि वे कितने जीवंत और रंगीन हैं। यहाँ पर रानियों के पहने जाने वाले चांदी और सोने के आभूषणों को भी प्रदर्शित किया गया है, जैसा कि आप सामने देख सकते हैं। यहाँ पर योगासना के डिफरेंट पोजेस को भी दिखाया गया है छोटी सी मूर्ति के रूप में। ये एक आप पुरानी चित्रकला देख सकते हैं जो कि काफ़ी खूबसूरत है, और यहाँ बीच में अल्बर्ट हॉल म्यूज़ियम का एक छोटा सा स्ट्रक्चर भी बना कर रखा गया है। आप अल्बर्ट हॉल म्यूज़ियम देखते हुए कहीं पर भी ज़रा सा भी बोर नहीं होंगे। मुझे अल्बर्ट हॉल म्यूज़ियम देखते हुए काफ़ी अच्छा लगा और यहाँ काफ़ी सारी पुरानी चीज़ें देखने को मिली। अल्बर्ट हॉल म्यूज़ियम को देखने के बाद अब मैं निकल पड़ा बिरला मंदिर को देखने के लिए। जब मैं शाम को बिरला मंदिर पहुंचा तो उस समय आरती का वक्त भी हो चला था। बाहर से बिरला मंदिर देखने में काफ़ी खूबसूरत दिखाई देता है और ये सफ़ेद संगमरमर के पत्थरों का बना हुआ है। मैंने यहाँ पर अंदर मंदिर में आरती अटेंड की। ये मंदिर देवी लक्ष्मी और भगवान विष्णु जी को समर्पित है। ओम नमो भगवते नारायणा नमः। मेरी जयपुर यात्रा की शुरुआत भी आरती के साथ हुई और एंडिंग भी आरती के साथ हुई। मैंने सुबह आते ही बड़ी चौपड़ में बने हुए बाई जी के मंदिर में जाकर आरती अटेंड की और शाम को बिरला मंदिर में आरती अटेंड की। आपको अल्बर्ट हॉल म्यूज़ियम के बाहर से ही बैटरी रिक्शा मिल जाएगा जो आपको बिरला मंदिर तक ले आएगा। मुझे बिरला मंदिर तक आने के लिए बैटरी रिक्शा ने 60 रुपये लिए। बिरला मंदिर जयपुर, जिसे लक्ष्मी नारायण जी के मंदिर के नाम से भी जाना जाता है, एक आश्चर्यजनक वास्तुशिल्प चमत्कार है जो भारत की समृद्ध सांस्कृतिक विरासत को दर्शाता है। ये मंदिर अपनी जटिल नक्काशी और सुंदर सफ़ेद संगमरमर की संरचना के लिए बहुत प्रसिद्ध है। बिरला मंदिर मोती डूंगरी पहाड़ी के तल पर एक ऊंचे मैदान पर स्थित है और साथ ही साथ बिरला मंदिर के पीछे आप नाहरगढ़ फोर्ट को भी देख सकते हैं, जो कि लाइटिंग से इस वक्त जगमगा रहा है, जो कि शाम को देखने में भी काफ़ी खूबसूरत दिखाई देता है। बिरला मंदिर में दर्शन करने के पश्चात अब मैं आ गया था बाहर की तरफ। यहाँ पर बिरला मंदिर के पास ही एक श्री गणेश जी का भी मंदिर बना हुआ है। वहाँ पर जाकर मैंने मंदिर में दर्शन किए, प्रणाम किया और आ गया बाहर। आप ये देख सकते हैं मंदिर कितना ही खूबसूरत बना हुआ है। अब मुझे वापस बड़ी चौपड़ को जाना था, लेकिन यहाँ पर मुझे कोई ऑटो नहीं मिल रहे थे, तो फिर मुझे एक ऑटो बुक करके 100 रुपये में बड़ी चौपड़ तक वापस जाना पड़ा, क्योंकि वहीं से अब मुझे वापस रेलवे स्टेशन की ओर जाना था। मकर संक्रांति के दिन जयपुर में बहुत ही कमाल की आतिशबाजी होती है। जब मैं बड़ी चौपड़ पहुंचा तो आसमान को देखा, बहुत ही कमाल का और खूबसूरत नज़ारा। आप पूरे आसमान में लैंटर्न को उड़ते हुए भी देख सकते हैं। मैं यहाँ पर कुछ देर रुका रहा। काफ़ी कमाल का नज़ारा है ये। आशा है आप सभी लोगों को जयपुर यात्रा का बना हुआ
ये व्लॉग काफ़ी पसंद आया होगा। अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और शेयर करें। यहाँ पर रात में हवा महल का नज़ारा कुछ इस तरह से दिखाई देता है। रात को हवा महल लाइटिंग की वजह से और भी अच्छा दिखाई देता है और रात की चहल पहल जयपुर में और भी अच्छी होती है। तो ये था जयपुर।